Good afternoon, students. Let's begin with your second half of your syllabus. आज का जो आपका टॉपिक है वो आपकी स्नैपशॉट बुक में से है। स्नैपशॉट बुक में से आपकी जो पोइम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें पोएटिक टेक्निक कौन सी यूज़ हुई हैं, इसमें राइमिंग स्कीम कैसी हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको आज इसी आपके लेसन में आपको डिलीवर करूँगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं आपकी जो पोइम के साथ, जो है द टेल ऑफ द मेलन सिटी। इस पोइम की हम एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन शेयरिंग के साथ और शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट पोर्शन, द टेल ऑफ द मेलन सिटी। तो चलिए आपकी स्टार्ट करते हैं पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो जाता है, मेलन क्या होता है, जो वाटर मेलन हम खाते हैं, जैसे है ना, उसको हम वेलन, एक फ्रूट के ऊपर ये सारी की सारी पोएम लिखी हुई है। राइटर है इसके विक्रम सेठ। तो क्या लिखा हुआ है इस पोएम में, जल्दी से इसकी एक क्विक एक्सप्लेनेशन हम ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पोएम इज़ टेकन फ्रॉम मैपिंग विच वाज पब्लिश्ड इन 1981 एंड इज़ इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम बाय विक्रम सेठ। ये जो पोएम है ये कहाँ से ली गई है, ये बुक का नाम लिखा हुआ है, मैपिंग एक बुक है, उस बुक में से ये पोएम ली हुई है जो पब्लिश हुई थी 1981 को, एंड इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम बाय विक्रम सेठ। और विक्रम सेठ ने जो है इसको अपनी पोएम में कलेक्ट किया है, इसमें उसको पब्लिश किया है। द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड पैलेस्ड, डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस एंड बिट टू फॉर। एक बात ध्यान में रखें, जब कभी भी आप कुछ ऐसे लर्न करते हैं तो साथ में पेन कॉपी ज़रूर रखें और इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको भी साथ ही साथ लिखते जाएं। और आपने ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखने हैं। जहाँ पर मैं फर्स्ट वर्ड है जस्ट और पैलेड। यहाँ पर जस्ट का मीनिंग क्या होता है, जस्ट होता है जस्टिस और पैलेड होता है पीसफुल या शांत रहना। ये जो वर्ड है आपको अपनी नोटबुक के ऊपर साथ साथ लिख लेने हैं। डज ही कैरिड हिज नोशन, जो राजा था इस पोएम में, एक राजे की कहानी है, एक राजा की कहानी है, उसकी कहानी है जो एक बहुत ही जस्टिस लव्ड होता है, जस्टिस को बहुत प्यार करता है और शांत रहने वाला एक राजा है, उस राजे की एक कविता है। डज ही कैरिड नोशन, क्या वो अपना जो इसका जस्टिस का जो उसका एक उसके एक रूल्स और रेगुलेशन थे, क्या वो उसके ऊपर टिक पाता है या नहीं टिक पाता बहुत देर तक, इसके बारे में हम इस पोएम में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इस पोएम में। तो देखिए, इन द सिटी ऑफ विच आई सेंग देयर वाज ए जस्ट एंड पैलेड किंग। तो यहाँ पर आफ्टर आइडल शाह, ये आइडल शाह एक उनका मिनिस्टर होता है, ये पोएम बता रहा है, क्या बोल रहा है, इन द सिटी ऑफ विच आई सेंग, जो शहर में मैं रह रहा हूँ और जिसके बारे में बता रहा हूँ वो कौन है, देयर वाज ए जस्ट एंड पैलेस्ड किंग, वो क्या है, एक जस्टिस लव्ड और एक शांत रहने वाला पीसफुल एक किंग है, उसके बारे में बता रहा हूँ। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रम्पली। तो जो राजा होता है वो राजा क्या करता है, एक ऑर्डर देता है एक आर्क बनाने का। आर्क क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मस्जिदों के ऊपर ऐसा एक गुंबद बना हुआ होता है उनके दरवाज़ों के ऊपर, तो एक आर्क बनी हुई होती है, उस तरह का वो स्ट्रक्चर एक बनाने का ऑर्डर देता है। तो क्या होता है, would span the major thoroughfare to edify spectator there। यहाँ पर देखिए thoroughfare क्या है, यहाँ पर thoroughfare होता है जैसे कोई रोड। प्रोक्लेम का मीनिंग होता है बाय ऑर्डर देना। और एडिफाई का यहाँ पर मीनिंग क्या लिखा हुआ है, एडिफाई का मीनिंग होता है कि लेक्चर देना या किसी को कोई हुक्म देना। तो क्या उसने ऑर्डर दिया हुआ है कि रोड के पास एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसका आकार कैसा हो, आर्क के जैसा हो। द किंग रोड डाउन द थ्रोफेयर, वही लिखा हुआ है कि रोड के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का वो ऑर्डर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी पिक्चर में भी किंग है, और किंग जो है वो क्या कर रहा है, एडिफाई कर रहा है। इट मीन्स कि लेक्चर दे रहा है अपने सैनिकों को क्या करने के लिए, आर्क बनाने के लिए। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज कॉर्न, तो जब वो आर्क बन जाती है तो
तो क्या होता है कि राजा उस आर्क के नीचे से गुजरता है तो लॉस्ट हिज क्राउन, तो उसका जो मुकुट होता है वो उस आर्क के साथ लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। द आर्क वाज बुल्ट टू लो, जो आर्क बनी हुई होती है वो क्या होती है, बहुत उसकी हाइट बहुत कम होती है। अ फ्रॉन, बहुत ही छोटी हाइट का वो जो है आर्क वो बना देते हैं। तो क्या होता है, appeared upon his pallid fair the king said this is a disgrace। तो वो क्या होता है, जब उसका जो क्राउन है वो नीचे गिर जाता है तो उसको काफ़ी डिस्ग्रेस लगती है, काफ़ी उसको बेइज्जती महसूस होती है कि ये कैसे, मेरा क्राउन नीचे कैसे गिर सकता है। The chief of builders will be hanged. The rope and gallows were arranged। यहाँ पर रोप, रस्सी और गैलड क्या होता है कि जो फांसी देने के लिए जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लकड़ी का, हैंग करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको गैलोप्स बोला जाता है। तो वो उसको गुस्सा आता है राजे को, राजा कहता है कि जो चीफ था जिसने ये बनाया है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, उसको क्या कर देना चाहिए, उसको फांसी दे देनी चाहिए। फांसी देने के लिए उसके लिए सब ये अरेंज करो, रस्सी और गैलोप। उसने मेरी क्या की है, इंसल्ट की है, मुझे डिस्ग्रेस किया है। द चीफ ऑफ बिल्डर वॉज लेट आउट, ही पास्ट द किंग, ही गेव शाउट। जब उस चीफ को जिसने वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है उसको लेके आते हैं, ही पास्ट द किंग, वो राजा के पास से जाता है, ही गेव शाउट। तो जब उसको फांसी देने लगते हैं तो वो चिल्लाता है ज़ोर से, क्या कहता है, ओ किंग इट वाज अ वर्कमैन फॉल्ट। तो राजा को बोलता है कि ये मेरा कोई भी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये किसका फॉल्ट है, वर्कमैन का। आप लोगों ने क्या करना है, पहले चीफ को अंडरलाइन करना है, फिर वर्कमैन को अंडरलाइन करना है। जितने भी ये आगे आते रहेंगे उसको आपने अंडरलाइन कर लेना और याद रखना है कि राजा ने पहले किसको बुलाया, दूसरी बार किसको बुलाया, तीसरी बार किसको बुलाया, ये सब आपको याद रखना है। तो क्या कर रहा है वर्कमैन, क्या कर रहा है, ओ सेड द किंग एड कॉल्ड अ हर्ट। तो जब वो वर्कमैन चिल्लाता है, राजा को पुकारता है, तो राजा क्या करता है, एकदम से हाल्ट कर देता है। हॉल्ट क्या होता है, टू स्टॉप। उसको जो फांसी देने वाली होने वाली होती है उसको फांसी वो थोड़ी देर के लिए रोक देता है। तो फिर आगे क्या होता है देखिए, टू प्रोसीडिंग बीइंग जस्ट, ये जो काम चल रहा था उसको फांसी देने का, उसको थोड़ी देर के लिए बीइंग जस्ट, थोड़ी देर के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। एंड पैलेसाइड नाउ ही सेड आई मस्ट, तो वो उसकी सफाई देने के लिए उसको टाइम देता है। क्या बोलता है, हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इनसाइड इंस्टेड। तो वो जो वर्कमैन होता है तो वो बोलता है कि सारे के सारे जो काम करने वाले उनको भी फिर फांसी दे देनी चाहिए अगर चीफ को फांसी हो रही है तो। क्यों, द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सेड। तो जब ऐसा बोलता है तो सारे के सारे वर्कमैन वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज, राजा आपको नहीं पता, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। जो ईंटें थी वो उनका साइज़ ही गलत था, इसीलिए आपका जो क्राउन है वो उसके साथ टकराया और नीचे गिर गया। समन द मैसन्स सेड द किंग। तो ये मैसन्स क्या होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो मकान बनाने का काम करते हैं, ईंट पत्थरों का काम करते हैं, उसको यहाँ पर मैसन कहा गया है। समन द मैसन, समन होता है बुलाना, तो जो मिस्त्री होता है उसको बुलाया जाता है, जैसे कि किंग ऑर्डर देता है। द मैसन स्टूड देयर क्वेवरिंग, क्वेवरिंग क्या होता है, शिवरिंग, डरते हुए कांपते हुए आना, उसके पास आते हैं वो जो मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री उसके पास आते हैं राजे के पास। तो क्या होता है, इट वाज द आर्किटेक्चर दे सेड। तो जो मिस्त्री होते हैं, जो मैसन्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा फॉल्ट नहीं है, ये आर्किटेक्चर का फॉल्ट है। इस तरह से क्या बताया हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर वो ब्लेम लगा रहे हैं सभी के सभी। द आर्किटेक्चर वार सबमर्ड, तो राजे के कहने के अनुसार फिर आर्किटेक्चर को बुलाया जाता है। आर्किटेक्ट कौन होता है, वही जो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो सारी प्लानिंग करते हैं उसको आर्किटेक्टर बोला जाता है। तो आर्किटेक्चर को बुलाया जाता है। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज माइजेस्टी, तो जो माइजेस्टी राजा को कहा गया है, जो सबसे बड़ी एक लॉ की कोर्ट होती है, उस तरह से हम उसको माइजेस्टी या न्यायाधीश जिसको हम बोलते हैं उसको कहा गया है। तो क्या बोलता है, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी। तो वो उसको बोलता है कि जो मैंने ऑर्डर दिया था मैंने उसी तरह से किया है। तो क्या था ऑर्डर, हैंग्ड सेड द आर्किटेक्ट ऑफ किंग।
तो राजा उसको बोलता है कि नहीं, आपको क्या करना चाहिए, आपने गलत प्लानिंग की है, आपको इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए, आपको फांसी के ऊपर लटका देना चाहिए। यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। बट जो आर्किटेक्चर होता है वो राजा को कहता है कि तुम एक छोटी सी, ओ राजा तुम एक छोटी सी बात भूल रहे हो। कौन सी बात भूल रहे हो? यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट टू द प्लान्स व्हेन आई शॉट देम टू यू। तो आर्किटेक्चर फिर राजा को बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, आपने ही मेरी जो प्लानिंग थी, जो मेरी जो पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया था उसमें आपने ही संशोधन किया था। अमेंडमेंट क्या होता है? कुछ चेंज कर देना, प्लान में कुछ चेंज कर देना, उसको अमेंडमेंट बोल देते हैं या शोध कर देना। तो राजा को बोलता है कि आपने ही वो लास्ट टाइम चेंज किया था, मेरी कोई इसमें कोई गलती नहीं है। द किंग हेयर दिस। जब राजा ये बात सुनता है, द किंग सॉ रेड। तो राजा जो होता है वो गुस्से से लाल हो जाता है एकदम से, उसको समझ में नहीं आता। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। तो इतना वो गुस्से से उसका बुरा हाल हो जाता है राजा का, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बट बीइंग ए जस्ट एंड पैलेस्ड किंग ही सेड दिस इज़ ए ट्रिकी थिंग। बट वो राजा जो था वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा था और शांत रहने वाला राजा था, और वो फिर सोचता है कि ये तो बहुत एक गड़बड़ वाली बात हो गई, ये ट्रिकी थिंग। आई नीड सम कन्स ब्रिंग टू मी। तो वो राजा बोलता है कि मुझे थोड़ी सी इस मामले के बारे में अपने मंत्रियों से थोड़ी सी क्या करनी है, कंसर्न करना है, उनसे बातचीत करनी है। ब्रिंग टू मी, उनको बुलाया जाए। द वाइजेस्ट मैन दिस कंट्री। तो राजा बोलता है कि इस पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन है उसको बुलाया जाए, उसके साथ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्राउड। जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट और राजा आदमी था उसको बुलाया गया। ने, यहाँ पर ने का मीनिंग क्या होता है? ने होता है एक्चुअली, ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट। तो उसको जो शाही जो दरबार होता है उसमें बुलाया जाता है। तो फिर क्या होता है? ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी। तो इतना वो घबरा जाता है कि वो ना तो चल पा रहा है ना कुछ देख पा रहा है। सो ओल्ड, बहुत ही बूढ़ा है। एंड देयर फॉर वाइज वाज ही, और उसकी बुद्धि जो है वो काफ़ी वाइज है और काफ़ी इंटेलिजेंट है। बट इन ए क्वेरिंग वॉइस ही सेड। बट वो कांपते हुए आ रहा है, डर की वजह से आ रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझको भी फांसी ना दे दी जाए। तो बहुत शिवरिंग करता हुआ आता है और क्या कहता है? द कल्प्रिट मस्ट बी पुनिश्ड। यहाँ पर कल्प्रिट कौन होते हैं? विक्टिम जो होते हैं, जो दोषी होते हैं, उसको कल्प्रिट बोला जाता है। तो उसको बोलता है कि जो दोषी है उसको सज़ा तो ज़रूर मिलनी ही चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वाज दैट बैंग्ड एंड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। तो वो जो वाइज मैन होता है वो सलाह देता है कि ये जो आर्क बनी हुई है, आर्क ने ही आपका जो मुकुट है, जो क्राउन है, उसको नीचे गिराया है और इस आर्क को ही फांसी दे देनी चाहिए। जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको ही फांसी दे देनी चाहिए। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। तो जब उस आर्क को फांसी देने वाले होते हैं, स्कैफोल्ड क्या होता है? वही जो स्ट्रक्चर, आर्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो लगाते हैं आर्क को फांसी देने के लिए। तो उसका एक काउंसलर होता है, उसका एक सलाहकार होता है राजा का, वो कहता है हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। तो वो राजा को बोलता है कि ओ राजा, जिस चीज़ ने आपके सिर को छुआ है हम उसको इतनी शेमफुली उसको फांसी कैसे दे सकते हैं। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी पोइम है, एक ह्यूमर है इसमें, एक फ़नी सी पोइम है। तो क्या लिखा हुआ है आगे? ट्रू म्यूज द किंग। तभी राजा के दिमाग में बात आती है, सोचता है वो, बाय नाउ द क्राउन रेस्टलेस वाज मर्डर्ड अलाउड। तो सब जो है एकदम से रेस्टलेस हो जाते हैं। सब जितने भी दरबार में मंत्री होते हैं, जनता होती है, वो सारी मटरिंग करनी शुरू कर देती है। मटरिंग क्या होती है कि फुसफुसाना, आपस में बातें करना शुरू कर देती हैं कि कौन होगा दोषी, किसको फांसी पर लटकाया जाएगा। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। तो किंग क्या करता है? द किंग परसीव्ड देयर मूड। तो किंग देखता है कि हमारी जो जनता है उसका मूड कैसा है। ट्रेम्बल्ड क्या होता है कि विद्रोह कर देना, कहीं ये विद्रोह तो नहीं कर देंगे अगर मैंने सही न्याय नहीं किया तो। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और सबको जो क्या करता है वो इकट्ठा करता है और क्या डिसीजन लेता है? लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइंडर पॉइंट लाइक गल्ट द नेशन। तो वो जो जितनी भी पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कि पूरा जो राज है वो विद्रोह ना कर दे, इसलिए वो क्या करता है, उसको जो अपना जो डिसीजन होता है उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देता है दोषी को ढूंढने के लिए। वांट्स आ हैंगिंग
हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। तो राजा के जो मंत्री होते हैं वो भी उसको सलाह देते हैं कि किसी न किसी को तो फांसी लगना ही होगा, जो दोषी होगा उसको फांसी ज़रूर लगनी चाहिए और जल्दी से जल्दी लगनी चाहिए। द नूज़ वाज सेट अप समवट हाई। तो यहाँ पर नूज़ क्या होती है, जो फांसी का फंदा होता है। ईच मैन वाज मेड बाय एंड बाय। तो वो क्या करते हैं, एक फांसी का फंदा लगा देते हैं और उस फांसी के फंदे में से एक एक करके सारे आदमी गुजरते हैं। तो जिस किसी की हाइट उस फांसी के फंदे के बराबर होगी उसको वो फांसी देने का डिसीजन लेते हैं। बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल। बट सारे के सारे जितने भी पब्लिक थी उस फांसी के फंदे में से जाते हैं, पर किसी की भी हाइट जो है उस फंदे के बराबर नहीं होती। बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल। पर एक ही आदमी था जो बहुत लंबा था, जो उस फांसी के फंदे के बराबर मैच हो रहा था। वो कौन था? ही फिटेड वन मैन दैट वाज ऑल। वो जो आदमी था उस फांसी के फंदे के लिए फिट हुआ था उन सब में से। तो ही वॉज द किंग हिज मैजेस्टी। तो वो आदमी कौन था? वो राजा ही था जो उस फंदे की हाइट के साथ मैच कर रहा था। वाज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री। तो उसी राजे को, जो क्या है राजा, जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत ही न्यायप्रिय राजा था और पीसफुल राजा था, जब वो डिसीजन के साथ मैच हो जाता है, उस फांसी के फंदे के साथ मैच हो जाता है, तो उसका अपना लिया हुआ डिसीजन ही उसकी मौत का कारण बन जाता है और उसको, राजा को, फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया जाता है। तो यहाँ तक फ़िलहाल अभी काफ़ी है। जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके जो थोड़े से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर देखते हैं। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक अ जस्ट एंड पैलेस्ड किंग वुड बी आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट टू लाइन्स। जो राजा था उसके बारे में, जो बहुत न्यायप्रिय राजा था और शांत रहने वाला राजा था, तो फर्स्ट टू लाइन में उसके बारे में क्या क्या गया है। आंसर में लिखा हुआ है द क्वालिटीज़ ऑफ जस्टनेस एंड पैलिसिटी फिट अ किंग। उस राजा में एक न्यायप्रियता के गुण थे, वो एक शांत रहने वाला राजा था, ये बात कही गई। आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द पोएम वी फील दैट द किंग वुड बी ट्रूथ लविंग एंड सीरियस अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है उसकी दूसरी लाइन में कि पोएम की दूसरी लाइन में कि राजा जो क्या था, बहुत ही सच को मानने वाला था, सच को पसंद करने वाला था और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका जो एक राज्य था, राज्य प्रबंध था, उसको लेकर वो बहुत ही सीरियस था। एक ये क्वेश्चन आप करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, How did the king react when the people responsible for tumbling the king crown started blaming each other? तो तब क्या होता है कि जब सभी लोग जो है वो ट्रैम्पलिंग करना शुरू कर देते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं कि किसी न किसी को फांसी होनी है, तो उसका क्या आंसर है? द किंग स्टार्टेड इमीडिएटली एक्सेप्टिंग द अदर वन स्टेटमेंट। तो जो राजा था एकदम से जो दूसरों के द्वारा दी हुई उसकी स्टेटमेंट होती है उसको वो मान लेता है। एंड डिसाइडिंग पनिशमेंट फॉर देम। और उसके लिए जो सज़ा जो है उसकी पूरा मंत्रालय निश्चित करता है वो उसको वो मान लेता है। नेक्स्ट देखिए, अल्टीमेटली हु वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग द चार्जेस ऑफ इंसल्टिंग द क्राउन। तो अल्टीमेटली जो क्राउन की डिसग्रेस हुई थी, राजा की एक बेइज्जती हुई थी, उसका रीजन कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन था उस मैटर के लिए? तो आंसर में क्या लिखा हुआ है? द किंग हिमसेल्फ वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसल्टिंग द क्राउन। जो राजा खुद ही अपने क्राउन की इंसल्ट होने के लिए वो क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। एज नो वन वाज ऑफ द हाइट टू फिट द रोप। क्योंकि उस मौत का कारण भी वो खुद ही था, क्योंकि किसी की भी हाइट जो है वो उस रस्सी फांसी के फंदे के साथ मैच नहीं हो रही थी, इसलिए अपनी मौत का वो जो क्या था, खुद ही वो रिस्पॉन्सिबल था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द टेल ऑफ मेलन सिटी इज़ एन आयरनी, डिस्क्राइब गिविंग इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोएम। ये जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि आयरनी कैसी है। आयरनी क्या होती है कि कैसे एक हंसी का एक कारण बन जाती है, ह्यूमर कैसे इसमें क्रिएट होता है। द इंस्टेंस ऑफ डिसाइडिंग द इशू ऑफ द वाइजेस्ट मैन एंड द नेक्स्ट किंग इज़ एन आयरनी on the decision making progress in modern government, while the king getting executed by
his own order is an irony on the nature of so called just laws। तो ये आयरनी कैसे है? आयरनी इस तरह से है क्योंकि उसका जो डिसीजन था वाइजेस्ट मैन का, द नेक्स्ट किंग इज़ एन आयरनी, कि नेक्स्ट आदमी जो भी कोई वहाँ से गुजरेगा उसी को राजा हम बनाएंगे। तो ये भी एक आयरनी है। राजा को जनता के द्वारा चुनकर आना चाहिए, बट ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं होता। तो लास्ट में क्या होता है कि एक मेलन को जो है वो राजा बना देते हैं, जिसकी कोई भी सेंस नहीं बनती। तो इस तरह से क्या है, इसमें एक आयरनी क्रिएट होती है जो क्या है, कानून के नियमों के विरुद्ध है, पर राजा एक मेलन को निश्चित घोषित कर दिया जाता है और सभी जो है वो इसको ऑर्डर को मान लेते हैं। इस तरह से इसमें एक आयरनी बताई हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ़िलहाल के लिए, जितनी पोएम हुई है उसमें से यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे इस पोएम के बारे में। तो आई होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो गई होगी।